है वो क्या काम करता है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। बेटा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, वैसे तो कुछ कुछ चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, कुछ कुछ चीज़ें नहीं लिखी हुई, तो वो हम एडिशनल हम इसको शीट भी भेज दूंगा, वहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो पर्यावरण है क्या। कह रहा है इसे उन सभी स्थितियों और उनके प्रभावों के रूप में परिभाषित किया गया है जो मानव के जीवन को क्या करती हैं, जो मानव के जीवन को जो है प्रभावित करती हैं। इसमें जैविक घटक अर्थात पौधे और जानवरों और अजैविक घटक अर्थात पेड़, पानी, हवा, इसको जो है शामिल किया जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है। स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन नहीं आ रही। हो रही है भैया, हो रही है। अरे अभी क्या आ रहा है, अभी ये आ रहा होगा, लिखने वाली शीट दिख रही होगी और अभी ये वाली। पूरा फ्लैश आ रहा है। दोबारा आ जाओ, दोबारा आओ शिवम आप। देखिए, तो उसने बोला अगर आपको कोई भी पूछे कि भाई पर्यावरण का क्या मतलब होता है, पर्यावरण का मतलब बता, तो आपको पर्यावरण का मतलब सीधा सीधा लिख देना है कि भाई पर्यावरण जो है ना, जैविक घटक और अजैविक घटक, इनका जो है योग होता है, या जैविक तत्व या अजैविक तत्व ये भी कह सकते हो, जैविक तत्व भी लिख सकते हो या जैविक घटक भी लिख सकते हो, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, तो पर्यावरण क्या है, बिल्कुल सिंपल। पर्यावरण क्या है, बिल्कुल सिंपल और साधारण शब्दों में, सबसे पहला है जैविक और दूसरा क्या है, दूसरा जो है ये है अजैविक। जैविक तत्व और अजैविक तत्व, इनका क्या है, इनका जो है योग होता है पर्यावरण। अब क्वेश्चन ये है कि भाई जैविक तत्व जो है किसको कहते हैं और अजैविक तत्व जो है वो किसको कहते हैं। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पे हमने छोटी क्लासों में पढ़ते थे सजीव और निर्जीव, ये आपने पढ़ा होगा कि भाई जो सांस ले सकते हैं वो सजीव होते हैं, जो सांस नहीं ले सकते वो निर्जीव होते हैं। ऐसे पढ़ा था हमने छोटी क्लासों के अंदर। जैसे इसने सजीवों में क्या लिखा है, जानवर, पेड़, पौधे, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे इसने लिखा जानवर एंड पेड़ पौधे, ये लिख दिया। और निर्जीव में क्या लिख दिया, निर्जीव में इसने लिख दिया यहाँ पे पानी, हवा, यहाँ पे इसने ये लिख दिया पानी, हवा। तो सजीव और निर्जीव की ही बात चल रही है बेसिकली। सजीव जो होते हैं वो जैविक तत्व हैं और निर्जीव जो होते हैं वो अजैविक तत्व हैं। तो पर्यावरण क्या है, पर्यावरण जो है जैविक तत्व और अजैविक तत्व, इनका जो है योग होता है। इसको जो है हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि पर्यावरण जो है वो क्या काम करता है, पर्यावरण के काम क्या हैं। तो सबसे पहले ये कह रहा है, सबसे पहला काम है पर्यावरण का, पर्यावरण उत्पादन के लिए संसाधन प्रदान करता है। प्रोडक्शन के लिए क्या करता है, प्रोडक्शन के लिए संसाधन प्रदान करता है। संसाधन बोले तो लकड़ी, पानी, मिट्टी, इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम जो है संसाधन कहते हैं। तो पर्यावरण का जो सबसे पहला काम है वो क्या है बेटा, पर्यावरण का जो सबसे पहला काम है वो है हमें संसाधन उपलब्ध कराता है प्रोडक्शन के लिए। दूसरा कह रहा है पर्यावरण जो है वो जीवन धारण में सहायक है। जीवन धारण में सहायक का मतलब क्या है, भाई इंसान को जीवन जीने के लिए चाहिए क्या, हवा, पानी, मिट्टी, सब कुछ चाहिए। अगर सोचो अगर यही सब चीज़ें ना होती तो हम क्या जिंदा रह लेते, हम जिंदा ही नहीं रह पाते। हमारा जीवन जो है वो किसकी वजह से है, वो पर्यावरण की वजह से है। पर्यावरण जब हमें हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें, धूप, जब ये सब उपलब्ध कराता है तो ही हम जिंदा रह पाते हैं। अगर पर्यावरण हमें ये सारी चीज़ें उपलब्ध ना कराए तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो हमारा जीवन किसके ऊपर है, पर्यावरण के ऊपर है। पर्यावरण हमारे को जीने की शक्ति देता है, हेल्प करता है हमें सरवाइव करने में। तीसरा क्या कारण है, तीसरा क्या इसका कार्य है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है बेटा ये इसका, पर्यावरण अपशिष्टों को समाहित करता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, अपशिष्ट का मतलब होता है वेस्टेज। क्या होता है अपशिष्ट का मतलब, अपशिष्ट का मतलब होता है वेस्टेज। तो पर्यावरण क्या करता है, पर्यावरण जितना भी वेस्ट होता है उसको अपने अंदर क्या कर लेता है, उसको अपने अंदर जो है ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, जिसको आपको ध्यान रखना है, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं
पर्यावरण में समाहित करने की क्षमता। क्या बोला मैंने? पर्यावरण में समाहित करने की क्षमता। जितना भी वेस्ट, जितना भी कूड़ा करकट हम फैलाते हैं, हम तो रोज ही कूड़ा फैलाते हैं, पर्यावरण क्या करता है? पर्यावरण उस अपशिष्टों को अपने अंदर समा लेता है, ख़त्म कर देता है उन अपशिष्टों को। लेकिन हर चीज़ की बेटा एक लिमिट होती है, तो ऐसे ही पर्यावरण की भी एक लिमिट है। अभी हम पढ़ेंगे इसके आगे। और लास्ट क्या करता है ये? लास्ट जो है जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। क्या करता है ये? जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। मतलब कि हमने बोला भाई पर्यावरण के अंदर नदियाँ, पहाड़, सूरज, हवा, पानी, ये सब चीज़ें आती हैं। तो बेटा ह्यूमन क्या करता है? ह्यूमन जो है इन सब नेचर का मज़ा लेता है, ज़िंदगी के मज़े लेता है, घूमने फिरने जाता है पहाड़ों में, नदियाँ, बर्फ़ और इन सब जगहों पे घूमने जाता है, और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करता है? अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है इन्हेंस करता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस चीज़ को हम कहते हैं जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो पर्यावरण के बेटा केवल 4 काम होते हैं बस। पर्यावरण और कुछ नहीं करता। जिसके अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काम है वो क्या है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काम है वो है भाई, पर्यावरण अपशिष्टों को समाहित करता है। वैसे तो सारे इम्पॉर्टेंट काम है, लेकिन हमें जो आगे टॉपिक कवर करना है, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया पर्यावरण होता क्या है। मैंने बोला जैविक तत्व और अजैविक तत्व। पर्यावरण जो है जैविक तत्व और अजैविक तत्व इन दोनों का योग होता है। जैविक मतलब सजीव और अजैविक मतलब निर्जीव। काम क्या है पर्यावरण के? उत्पादन के लिए संसाधन प्रदान करता है, जैसे कि लकड़ी, मिट्टी, ये सब चीज़ें। जीवन धारण में सहायक है, मनुष्य को सरवाइव करने में हेल्प करता है। जब तक हमें भाई हवाई पानी नहीं मिलेगा तो हम कैसे ज़िंदा रह लेंगे? रह ही नहीं सकते। पर्यावरण है तो हम हैं, पर्यावरण नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। पर्यावरण जितना भी वेस्टेज होता है उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, समाहित कर लेता है। और चौथा क्या बोला? क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहेंस करता है। मतलब कि मनुष्य जो है वो नदियाँ, पर्वत, मरुस्थल, पहाड़, धूप, इन सब चीज़ों के मज़े लेता है ज़िंदगी के, और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा करता है। तो पर्यावरण के बेसिकली 4 काम है। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती बेटा, हवा, पानी, पहाड़, धूप, ये सब चीज़ें नहीं होती, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती? कुछ होती ही नहीं। तो ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ करता है। अच्छा जी, ठीक है। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। अब बेटा आपको ज़रा 2 वर्ड समझने हैं। पहला जो मैं यहाँ पे आपको, ये बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको 2 वर्ड समझाने जा रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। क्या क्या 2 वर्ड हैं ये समझिए। सबसे पहला मैंने आपको अभी वर्ड बताया था, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं पर्यावरण में समाहित करने की क्षमता। इसको क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या होता है? इसको बेटा इंग्लिश में कहते हैं अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। क्या कहते हैं इसको? अब्जॉर्प्शन, ऑब्जर्व करना अपने अंदर। अभी हमने पर्यावरण के कार्य के अंदर पढ़ा कि पर्यावरण जितने भी अपशिष्ट होते हैं उसको अपने अंदर समा लेता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्यावरण में समाहित करने की क्षमता। इसका मतलब ये है, मैंने बोला भाई हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है। आप कूड़ा रोज़ फैलाए जा रहे हो, तो भाई पर्यावरण कब तक ऑब्जर्व करेगा? अबे भाई फ़ोन की भी स्टोरेज होती है ना, जैसे मान लो मेरा फ़ोन है 64 GB का। अब मैं उसमें दे ऐप, दे PDF, दे वीडियो, दे गाने, अला बला सब कर लेता हूँ। फिर एक टाइम ऐसा आता है 2-3 साल बाद, फिर ऊपर नोटिफिकेशन आते हैं भाई स्टोरेज फुल हो गया, फ़ोन खाली कर दीजिए। यही होता है। पहले तो जब नया फ़ोन आता है तो हम तो अंधाधुन उसकी ऐसी की तैसी मारने लग जाते हैं। ले ये भी ले, PUBG भी ले, टिकटॉक भी ले, इंस्टा भी ले, व्हाट्सएप भी ले, और ले धड़ाधड़ फ़ोटो, वीडियो, गाने सब हो जाते हैं। लेकिन फिर हैंग मारने लग जाता है। फिर जब हैंग मारता है थोड़ा बहुत खाली करते हैं, लेकिन फिर एक टाइम 3-4 साल बाद एक टाइम ऐसा आता है कि फ़ोन में कुछ भी नहीं होता, फिर भी स्टोरेज फुल बताता है। तो भाई उसकी ऑब्ज़र्व करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है।
तो भाई पर्यावरण में समाहित करने की क्षमता का मतलब क्या है कि ये जो कूड़ा करकट है अपने अंदर ऑब्जर्व तो कर लेगा, लेकिन मेरे भाई कूड़ा करकट उतना ही फैलाओ जितनी इसकी कैपेसिटी है। अगर आपने कूड़ा करकट उससे ज़्यादा फैला दिया जितनी इसकी कैपेसिटी है तो वो ऑब्ज़र्व ही नहीं हो पाएगा, और जब वो ऑब्ज़र्व ही नहीं हो पाएगा तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, और ऐसे ही पड़ा रहेगा तो भाई दिक्कत है, फिर प्रॉब्लम एरिया है। जब उस वो कूड़ा ऑब्ज़र्व नहीं हो रहा है, ऐसे ही यूँ पड़ा हुआ है, तो फिर बीमारियाँ फैलेंगी, और बीमारियाँ फैलेंगी तो उससे हमें ही नुकसान होगा। तो इस टॉपिक का मतलब ये है कि इस टॉपिक का मतलब है कि इसका मतलब हम यहाँ पे लिखते हैं कि कूड़े का सर्जन कम से कम हो, कूड़े का सर्जन कम से कम हो जितनी पर्यावरण की समाहित करने की क्षमता है, जितनी पर्यावरण की समाहित करने की क्षमता है उससे ज़्यादा ना हो, उससे ज़्यादा ना हो। क्योंकि भाई अगर उससे ज़्यादा हो गया तो वो फिर वेस्ट ऑब्जर्व ही नहीं होगा, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर अनेकों बीमारियां हमको ही फेस करनी पड़ेंगी। तो पर्यावरण में समाहित करने की क्षमता का मतलब है कूड़ा करकट कम से कम फैलाएं, जितना पर्यावरण ऑब्जर्व कर सकता है केवल उतना। ठीक है जी। अब ज़रा दूसरा वर्ड समझिए। दूसरा जो वर्ड है बेटा, इसको कहते हैं पर्यावरण की संभालने की क्षमता। यहाँ पे क्या था, पर्यावरण में समाहित, यहाँ वर्ड है समाहित, और दूसरा मैं क्या बता रहा हूँ आपको वर्ड, दूसरा मैं बता रहा हूँ पर्यावरण की संभालने की क्षमता, संभालने की क्षमता। दूसरा वर्ड मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब ये क्या लिखा हुआ है ये समझिए, पर्यावरण की संभालने की क्षमता, इसको कहते हैं बेटा केयरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं केयरिंग। ठीक है, इसको कहते हैं केयरिंग। जबकि जो ऊपर वाला था उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अब्जॉर्प्शन, इसको अब्जॉर्प्शन कहते हैं, ऑब्जर्व करना, और ये केयरिंग। अब ये क्या दिक्कत है ये समझिए। कह रहा है भाई केयरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है संसाधनों का निष्कर्षण की दर कम होनी चाहिए संसाधनों के पुनर्सृजन की दर से। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं क्या कह रहा है। इसका मतलब क्या है, संसाधनों की निष्कर्षण की दर, संसाधनों की निष्कर्षण की जो दर है वो कम होनी चाहिए, लेस देन का साइन बना हुआ है, संसाधनों की पुनर्सृजन। यहाँ पे हम लिखें संसाधनों की पुनर्सृजन की दर से। अब इस टॉपिक का क्या मतलब है ये समझिए। संसाधन क्या होते हैं भाई, अभी हम पढ़ते हैं प्रकृति हमें जो भी संसाधन देती है वो हवा, पानी, मिट्टी, लकड़ी, ये सब बेटा संसाधन होते हैं। तो यहाँ पे दो वर्ड यूज़ किए हैं, कौन कौन से, सबसे पहला जो वर्ड यूज़ किया गया है संसाधनों के निष्कर्षण की दर, और दूसरा वर्ड यूज़ किया गया है संसाधनों की पुनर्सृजन की दर। तो इसका मतलब ये है संसाधनों का निष्कर्षण का मतलब, निष्कर्षण वर्ड अगर आप लिखना चाहते हो निष्कर्षण लिख सकते हो, या अगर आप शोषण वर्ड यूज़ करना चाहते हो तो शोषण वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। शोषण का मतलब होता है उपयोग करना, हद से ज़्यादा उपयोग करना। शोषण का मतलब होता है आप पर्यावरण के जो भी संसाधन हैं उनका हद से ज़्यादा उपयोग कर रहे हो। और संसाधनों की पुनर्सृजन का मतलब क्या होता है, संसाधनों की पुनर्सृजन का मतलब होता है कि उनको जो रीजनरेशन है, जो भी संसाधन है जो दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं उसकी दर से, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आप जो है संसाधनों की पुनर्सृजन भी कह सकते हो, या आप इस वर्ड को जो है पुनरुत्थान वर्ड भी, पुनरुत्थान ये भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब होता है कि उसको दोबारा जनरेट होने में जितना टाइम लगता है, और ये इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसका जिस दर से उपयोग कर रहे हो। इसका मतलब ये है, मान लीजिए अगर कोई संसाधन, ये कह रहा है भाई ये होना चाहिए हमेशा, मतलब रीजनरेशन की जो रेट है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए आप उसका जितना यूज़ कर रहे हो।
मान लो रीजनरेशन की रेट है 8% और आप उसका उपयोग कर रहे हो 2%, तो बहुत ही अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। ज़्यादा बन रहे हैं, उपयोग आप कम कर रहे हो, तो ये होना चाहिए, ये ओके है, ये सिचुएशन होनी चाहिए, ये ओके है। 8% से कम रहेगी तो ओके है। लेकिन बेटा अगर ये हो जाए रीजनरेट, तो वो जो संसाधन है रीजनरेट तो हो रहे हैं 2%, आप उपयोग कर रहे हो 8% उसका, तो भाई ये प्रॉब्लम एरिया है, ये तो गलत चीज़ है। वो संसाधन जितने बन नहीं रहे हैं, आप उसका यूटिलाइजेशन उसका हद से ज़्यादा कर रहे हो, 4 टाइम ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे हो, वो जितना बनते हैं 4 टाइम ज़्यादा, तो भाई ये प्रॉब्लम एरिया क्रिएट हो जाएगा। तो भाई ये जो 2 टॉपिक है, सबसे पहले तो 3 नंबर में पूछे जाते हैं कि भाई अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट और केयरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, ये बता ज़रा। तो आपको क्या लिखना है कि भाई अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का मतलब तो ये होता है कि पर्यावरण के अंदर जो है ना, कूड़े का जो सर्जन है वो कम से कम होना चाहिए। कूड़े का जो सर्जन है वो केवल उतना होना चाहिए जितना पर्यावरण उसे अपने अंदर ऑब्जर्व कर सके, उतना अपने अंदर समाहित कर सके। कूड़े को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता को पर्यावरण में समाहित करने की क्षमता कहते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा पर्यावरण का क्या काम है, पर्यावरण का काम है अपशिष्टों को अपने अंदर समाता है, तो उसकी जो जितनी भी क्षमता है कूड़े करकट को अपने अंदर समाहित करने की, उसको पर्यावरण में समाहित करने की क्षमता कहते हैं। और दूसरा जो वर्ड है वो क्या है, पर्यावरण की संभालने की क्षमता। ये है पर्यावरण की संभालने की क्षमता की कंडीशन के जो संसाधनों के निष्कर्षण की जो दर है, निष्कर्षण का मतलब होता है शोषण, उनका उपयोग करना। आप जिन संसाधनों का उपयोग कर रही हो ना, वो हमेशा कम होनी चाहिए उनकी रिप्रोडक्शन से। अगर उल्टा हो गया, अगर ये दोनों ही चीज़ें बेटा उल्टी हो गई, ये दोनों शॉर्ट नोट में आते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, अगर आप इन दोनों सिचुएशन को अप्लाई नहीं कर रहे, तो भाई क्या क्रिएट हो जाएगा, तो भाई पर्यावरण संकट क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, तो पर्यावरण संकट क्रिएट हो जाता है। पर्यावरण संकट का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में एनवायरनमेंट क्राइसिस कहते हैं। एनवायरनमेंट क्राइसिस कब क्रिएट होता है, पर्यावरण में संकट कब आएगा। पर्यावरण में संकट 2 चीज़ों से आएगा। अभी जो हमने ऊपर 2 वर्ड पढ़े हैं, जब उसकी उलट सिचुएशन हो जाएगी, जब भाई ये इसका उलट कर दो, संसाधनों के शोषण की जो दर है, जब हम यहाँ पे लिखते हैं, जब संसाधनों की शोषण की जो दर है, जब वो ग्रेटर देन हो जाएगी उसकी पुनरुत्थान की दर से, जब ये वाली सिचुएशन क्रिएट होगी, तो भाई पर्यावरण संकट होगा। और दूसरा हमने क्या बोला, जब कूड़ा करकट हम ज़्यादा फैलाएंगे, जब कूड़ा करकट हम इतना फैला रहे हैं कि पर्यावरण अपने अंदर ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहा, फिर वो यूँ ही रहेगा, उससे बीमारियां क्रिएट होंगी। तो जब हम जो है कूड़े का जो सर्जन है, जब वह समाहित करने की क्षमता से ज़्यादा हो जाता है, अरे यार क्या दिक्कत है इस बंदे को, समाहित करने की क्षमता से ज़्यादा हो जाता है। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को, जब एक अर्थव्यवस्था के अंदर ये दोनों सिचुएशन क्रिएट होंगी, तो भाई इन्वायरमेंटल क्राइसिस आ जाता है। इस चीज़ को इन्वायरमेंटल क्राइसिस कहते हैं कि जब आप कूड़ा इतना फैला रहे हो कि पर्यावरण अपने अंदर ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि आप संसाधनों का शोषण उससे कहीं ज़्यादा कर रहे हो जितने उनकी जब तक वो जनरेट होते हैं। तो पहला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्या होता है, और ये दोनों टॉपिक जो बेटा हमने अभी ऊपर पढ़े हैं, ये जो दोनों टॉपिक हमने पढ़े हैं, ये दोनों टॉपिक
3 नंबर में एग्ज़ाम में रिपीटेड टॉपिक हैं, समाहित करने की क्षमता, केयरिंग कैपेसिटी, हिंदी में कहते हैं पर्यावरण की संभालने की क्षमता। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा जी, अब बात करते हैं अगले मुद्दे की। अब हम बात करते हैं अगले मुद्दे की। अगला जो मुद्दा है वो है, ये हम संसाधन कर रहे हैं, तो संसाधन क्या होते हैं और संसाधन कितने तरीके के होते हैं। तो हम बात करते हैं संसाधन की, ठीक है। संसाधन क्या होते हैं और संसाधन जो हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो संसाधन बेटा हर वो चीज़ संसाधन होती है जो किसी अन्य वस्तु और सेवा का उत्पादन करने के लिए काम आती है, ठीक है जी। अब देखिए ज़रा, अब जो है संसाधन, मैंने बोला हर वो चीज़ संसाधन होती है जो अन्य वस्तु और सेवा का उत्पादन करने में काम आती है, और ये 2 तरीके के होते हैं। पहला जो संसाधन होता है इसको कहते हैं नवीकरणीय, और दूसरा जो संसाधन होता है इसको आप जो है गैर नवीकरणीय भी कह सकते हो, ठीक है, गैर नवीकरणीय भी कह सकते हो, या आप इसको जो है अनवीकरणीय भी कह सकते हो। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ये ज़रा समझिए क्या होता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। देखिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं नवीकरणीय की। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? नवीकरणीय का मतलब होता है वो संसाधन जिस रिन्यूएबल कहते हैं इसको इंग्लिश में। आप लिखेंगे वो संसाधन जिनकी पूर्ति क्या कर सकते हैं हम, जिनकी पूर्ति की जा सकती है, मतलब इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये रिन्यूएबल होते हैं, इनकी ख़त्म होने की कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी ख़त्म होने की कोई दिक्कत नहीं होती, जो रिन्यूएबल होते हैं, उनको नवीकरणीय कहते हैं। इनकी पूर्ति हम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि इनकी जो समाप्ति है, इनकी समाप्ति उपयोग करने से नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम इनका उपयोग करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि भाई कोयले का, पेट्रोल का, भाई यहाँ पे कम सही से यूज़ करो, ख़त्म हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ी को नहीं मिलेंगे। बहुत बारी आपने सुना होगा ऐसी चीज़ें। तो ये होते हैं नवीकरणीय। गैर नवीकरणीय कौन से होते हैं? गैर नवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मतलब जिनकी पूर्ति जो है नहीं की जा सकती, और जो भाई अगर हम इनका अंधाधुन यूज़ करेंगे, ठीक है, तो भाई ये समाप्त हो जाएंगे। इनकी समाप्ति जो है उपयोग करने से हो जाएगी। मतलब अगर हम इनका अंधाधुन यूज़ करेंगे तो भाई ये समाप्त हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है एक एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो कोयला, पेट्रोल, ठीक है, कोयला, पेट्रोल, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। एंड इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए समुद्री जीव। लाखों प्रजातियां हैं बेटा समुद्री जीव की, कभी ख़त्म नहीं होने वाली है जी। क्या कह रहे हो? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा भी लिख देते हैं। ये तो अभी आगे आएंगे सब कॉन्सेप्ट। देखिए, तो भाई इजी सा याद रखना है, ये भी बेटा 2 नंबर में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है कि नवीकरणीय संसाधन और गैर नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स बताइए। अच्छा जी, ठीक है। पहला आपने जो बेटा यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आपने पढ़ा पर्यावरण संकट, अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, केयरिंग कैपेसिटी एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं ये क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं अगले मुद्दे के रिगार्डिंग। अगला जो 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहते हैं संसाधन क्या होते हैं, ये हमने समझ लिया। संसाधन कितने तरीके के होते हैं, ये भी हमने समझ लिया। अब हमारा जो अगला मुद्दा है इसको कहते हैं
संसाधनों का अत्यधिक उपयोग व संसाधनों का दुरुपयोग। संसाधनों का अत्यधिक उपयोग और संसाधनों का दुरुपयोग, ये क्या होता है, इसके एग्जाम्पल समझाइए क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पहला है संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। पहले हम अत्यधिक उपयोग समझेंगे और फिर हम समझेंगे संसाधनों का दुरुपयोग क्या होता है। पहले हम समझते हैं अत्यधिक और फिर हम समझते हैं दुरुपयोग। पहले हम समझते हैं बेटा दुरुपयोग। संसाधनों के दुरुपयोग का मतलब ये होता है बेटा कि जो संसाधन जिस चीज़ के लिए बना ही नहीं है, आप उस संसाधन का उस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। जैसे कि गांव वगैरह के अंदर लकड़ी का यूज़ किस लिए करते हैं बेटा, खाना बनाने के लिए करते हैं, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी का यूज़ करते हैं। तो इसको हम कहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं। इसका एग्जांपल है कि लकड़ी का घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है जी। इसके ऊपर जो है बेटा दोनों के दो एग्जाम्पल्स आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बोला कि संसाधनों के दुरुपयोग का मतलब क्या है। संसाधनों के दुरुपयोग का मतलब ये होता है कि जो संसाधन जिस चीज़ के लिए बना ही नहीं है, आप उस संसाधन का यूज़ उस चीज़ के लिए कर रहे हो, तो उसको संसाधन का दुरुपयोग कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि भाई लकड़ी का गांव में क्या करते हैं, रोटी बनाने के लिए चूल्हा जला के क्या करते हैं, चूल्हा जला के खाना वाना बनाने के लिए इसका जो है यूज़ करते हैं। तो ये संसाधनों का दुरुपयोग है, लकड़ी उस चीज़ के लिए नहीं बनी है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए। दूसरे एग्जाम्पल के अंदर आप लिखेंगे कि नदियों का औद्योगिक अपशिष्टों के लिए उपयोग। मतलब कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, अपना कूड़ा करकट किस में फेंकती हैं, नदियों में फेंकती हैं। अबे नदी क्या कूड़ा करकट फेंकने के लिए बनी है? नदी कूड़ा करकट फेंकने के लिए थोड़ी बनी है। आज हमारे यहाँ जितनी भी नदियाँ हैं, सबकी गंदगी का क्या रीज़न है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। आज के टाइम में जो नई नई इंडस्ट्रीज़ ये जो ओपन हो चुकी है, ठीक है औद्योगिकरण हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इससे एनवायरनमेंट को जो है नुकसान पहुँचाएंगे। तो दुरुपयोग का मतलब क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। दुरुपयोग का मतलब क्या है, जो संसाधन जिस चीज़ के लिए बना ही नहीं है, उसका उपयोग उस चीज़ के लिए करना। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिख दिया यहाँ, लकड़ी से रोटी बना रहे हैं, नदियों में कूड़ा करकट फेंक रहे हैं। तो भाई लकड़ी, नदियाँ, ये सब इस चीज़ के लिए थोड़ी ना बनी है। क्या मतलब, संसाधनों का गलत यूज़ करना, जो यूज़ उनका है ही नहीं वहाँ उसका यूज़ करना। अब आ जाते हैं इधर, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करना। यहाँ क्या मुद्दा है, यहाँ हम उस संसाधन का वो जिस पर्पस के लिए बना है, वो जिस पर्पस के लिए बना है वो हम क्या कर रहे हैं, कर तो उसमें रहे हैं, लेकिन हद से ज़्यादा ही कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि यहाँ पे आप लिख देंगे अत्यधिक वृक्षों का कटाव। क्योंकि बेटा हमें लकड़ी जो चाहिए होती है, लकड़ी से भाई मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मेरी बुक में एक भी टॉपिक नहीं है, और अगर मुकुल मेरे को दिख गया ये सारे टॉपिक, TR जैन से ही भेजूँगा मैं। ठीक है, TR जैन से ही भेजूँगा, और फिर मत कहना ये अच्छा ये यहाँ पे था, अच्छा मुझे तो दिखा ही नहीं। अभी दिखाता हूँ तुम्हें सारे टॉपिक।
देखिए जी, अ, अत्यधिक वृक्षों, बुक निकाल के रखिएगा, ठीक है। अत्यधिक वृक्षों का कटाव, इसका मतलब ये होता है कि बेटा पेड़ से हमें लकड़ी चाहिए होती है, ठीक है। लकड़ी से हमारे को कई सारे काम करने होते हैं, तो पेड़ तो थोड़े बहुत तो कटेंगे ही, लेकिन ऐसा भी नहीं आप अंधाधुंध पेड़ों को काटे ही जा रहे हो, काटे ही जा रहे हो, तो ये गलत चीज़ है। दूसरा आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, ये लिखा हुआ है जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक, जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रयोग। अब जीवाश्म ईंधन क्या होता है ये बस मेरे से मत पूछना, ठीक है। जो अनावश्यक लकड़ी होती है उनका उपयोग दुरुपयोग की श्रेणी में आएगा। अनावश्यक लकड़ी तो यार लकड़ी में आप इसको, लकड़ी को कैसे बता सकते हो कि ये आप आवश्यक है या ये अनावश्यक है। लकड़ी तो भाई, लकड़ी कैसी भी हो, लकड़ी तो आवश्यक ही है हमारी लाइफ के अंदर, किसी ना किसी पर्पज़ के अंदर वो यूटिलाइजेशन। आप ये बताओ, मैं आपसे पूछूं कि आप अनावश्यक लकड़ी किसको बोलोगे, किस चीज़ को बोलोगे अनावश्यक लकड़ी? कोई भी चीज़ अनावश्यक नहीं है ना, चाहे वो पेड़ से है या वो कटी हुई है, लकड़ी तो किसी ना किसी पर्पस में आएगी। मतलब इस टॉपिक का कहने का मतलब ये है कि ठीक है पेड़ कटेंगे, वो तो हम समझते ही हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं आप अंधाधुन ही पेड़ों को काटे जा रहे हो, इसका ये मतलब है बेसिकली कहने का। संसाधनों के अत्यधिक उपयोग का ये मतलब है कि जो संसाधन जिस चीज़ के लिए बनाए आप उसका यूज़ उसी चीज़ के लिए तो कर रहे हो, लेकिन अंधाधुन कर रहे हो, हद से ज़्यादा कर रहे हो, उसको कहते हैं अत्यधिक। लेकिन दुरुपयोग का क्या है, जो संसाधन जिस चीज़ के लिए बनाई नहीं है आप उसका ज़बरदस्ती उस चीज़ में यूज़ करे जा रहे हो, उसका मतलब होता है दुरुपयोग करना। तो भाई सबसे पहले तो आपको ये ज़रा समझना है, सर इसमें नदियों का सूखना भी आ सकता है, तो किसमें नदियों का सूखना जो है, नदियाँ कैसे सूख जाएंगी बेटा? नदी कौन सी नदी सूख गई ये बताओ, कौन सी नदी सुखा दी तुमने? अत्यधिक उपयोग में कह रही हो या कहाँ कह रही है? नदियों का सूखना नहीं आएगा इसमें, ठीक है। नदी गंदी, अत्यधिक बहुत ही रेयर। भैया हाँ जी, मैं पूछ रहा था कि भैया इसके अंदर वो भी तो लिख सकते हैं ना कि मतलब पेट्रोलियम ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं हाँ ये सब। हाँ, ये यही तो है अत्यधिक उपयोग का, कि यहाँ पे भाई नदी, जैसे ये कह रही है लड़की नदियों का सूखना, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई अंधाधुन हमने जो है अत्यधिक उपयोग में कह रहे हो ना रिया? यस सर। हाँ, हमने अंधाधुन जो है पानी का ज़बरदस्त जो है देखो कह रही है गंगा नदी सूख गई, कह रही है गंगा नदी सुखा दी, गंगा सूख गई तो फिर तो हो गया काम। तो भाई नदियों का सूखना, अंधाधुन आपने पानी का वेस्ट करा जिसकी वजह से सूख गई नदियाँ। तो यहाँ पे जो संसाधन जिस चीज़ के लिए बनाए आप यूज़ तो वही कर रहे हो लेकिन अंधाधुन तरीके से, और यहाँ पे वो संसाधन उसके लिए बने ही नहीं। बेटा मैं एक ही बात को 1000 बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपके भेजे में घुस जाए, आपको सिर्फ रिवाइज़ करना पड़े और आपको सब पता चल जाए, हाँ मैं ये पढ़ा रहा था ऐसा कुछ। तो अभी तक आपने मेरे साथ केवल 3 टॉपिक पढ़े हैं। पर्यावरण क्या होता है, उसके क्या काम होते हैं, संभालने की क्षमता और अब्जॉर्प्शन की क्षमता और इन्वायरमेंटल क्राइसिस, और संसाधन क्या होते हैं, और संसाधन कितने तरीके के होते हैं, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग क्या होता है और संसाधनों का दुरुपयोग क्या होता है। अभी तक आपने इतनी चीज़ें मेरे साथ पढ़ी हैं। अब एक और टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। बेटा ये सारे जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ यही आने चैप्टर से हॉट से टॉपिक हैं, सारे के सारे रिपीटेड हैं। सीबीएसई के प्री बोर्ड में, बोर्ड में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। अभी एक लड़का कह रहा है कि भाई ये तो टीआर जैन में आई नहीं, कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो तुम? अभी बताते हैं इसको। अभी जो है अगले मुद्दे का नाम है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे इसको, कहते हैं, इस टॉपिक का नाम है प्राकृतिक संसाधनों की मांग पूर्ति का प्रतिलोम। बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़बरदस्त टॉपिक है, ठीक है। सपोर्ट मटेरियल में भी भाई मेरे से पुरानी थोड़ी ना होगी तुम्हारी बुक, मेरी 2012 की बुक है, मेरी बुक में भी है मेरे से पुरानी तो बुक थोड़ी है, मेरे पास मेरे ज़माने की है जिससे मैं पढ़ता था। मतलब मैं जब करता था तो मैंने सेकंड हैंड ली थी,
तो अब सोचो मैं मेरे पास तो वही रखी है, उसी से ही पढ़ा रहा हूँ मैं तो तुम्हारे पास तो नहीं होगी, अभी मिल जाएगा, अभी बता रहा हूँ कहाँ पे है सारे टॉपिक। अब ये मुद्दा क्या है ये समझिए बेटा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लिखा हुआ है प्राकृतिक संसाधनों की मांग पूर्ति का प्रतिलोम। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे हमें जो टॉपिक प्राकृतिक संसाधन मतलब जो पर्यावरण हमको जो संसाधन प्रोवाइड करा रहा है उन्हीं की बात चल रही है, ठीक है। लेकिन ये मांग पूर्ति का प्रतिलोम का क्या मतलब है बेटा? वर्ड हमें यहाँ पे समझना है। सबसे पहला जो वर्ड है ये है बेटा पर्यावरण अवनति। क्या नाम है वर्ड का? वर्ड का नाम है पर्यावरण अवनति। इसको इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्या कहते हैं इसको? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है भाई। बेटा कंफ्यूज नहीं, सेम टॉपिक नहीं है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ कहीं। अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था वो बेटा पर्यावरण संकट पढ़ा था, ऊपर जो टॉपिक पढ़ा था वो पर्यावरण संकट था बेटा, इन्वायरमेंटल क्राइसिस, ठीक है। इन्वायरमेंटल क्राइसिस कब क्रिएट होगा, कहीं कंफ्यूज हो जाओ तुम। इन्वायरमेंटल क्राइसिस तब क्रिएट होगा, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, जब ये जो दो अब्जॉर्प्शन और केयरिंग, जब वो दोनों सिचुएशन उलट हो जाएंगी तो पर्यावरण क्राइसिस आएगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल क्राइसिस आएगा जब हम संसाधनों का शोषण उनके पुनरुत्थान की दर से ज़्यादा करेंगे। इसी चीज़ को मतलब कि ये कह सकते हो बेटा कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है ना वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। इन्वायरमेंटल क्राइसिस ऑलरेडी इंक्लूड है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के अंदर। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब है हम इन्वायरमेंट की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल और साधारण शब्दों में कि हम इन्वायरमेंटल की जो मावेन कर रहे हैं ना वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। और ऊपर भी जो हमने इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो पढ़ा वहाँ पे भी हम इन्वायरमेंटल की ऐसी तैसी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस तो एक नैरो कॉन्सेप्ट है, लेकिन डिग्रेडेशन की अगर हम बात करें तो इसमें सब कुछ आ जाता है कि भाई वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्वायरमेंटल को ख़राब करने के लिए योगदान दे रहे हैं। यहाँ पे आपको ज़रा एक बात ज़रा समझनी है, बात संसाधनों की ही चल रही है यहाँ पे। अगर बेटा संसाधन कौन से? जो पर्यावरण हमको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो नेचर गॉड गिफ्टेड है। अगर भाई संसाधनों की जो मांग है, अगर भाई वो इक्वल रहे संसाधनों की पूर्ति के, संसाधनों की जो मांग है अगर वो इक्वल रहे संसाधनों की पूर्ति के, तब तो ओके है। मतलब कि संसाधन हमें जितनी मात्रा में दे रहा है हम डिमांड भी उतनी मात्रा में कर रहे हैं। जितने संसाधन पर्यावरण दे रहा है उतनी हम डिमांड कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। होता क्या है, अब दो सिनेरियो समझिए, दो सिनेरियो जो है यहाँ पे भाई क्रिएट होते हैं। अगर बेटा संसाधनों की जो मांग अगर वो ज़्यादा हो जाती है संसाधनों की पूर्ति से, ये सिचुएशन हो सकती है। या जब संसाधनों की मांग जो है कम रहती है पूर्ति से, ये भी हो सकता है। भाई दोनों से या तो बराबर होंगी या मांग ज़्यादा होगी या मांग कम होगी, यही तो होगा और क्या होगा। पहले ज़रा ये समझिए इसका मतलब क्या है। पर्यावरण हमें जितने संसाधनों की सप्लाई कर रहा है, नेचर से हमें जितने संसाधन मिल रहे हैं उसकी सप्लाई ज़्यादा और हम डिमांड कम कर रहे हैं, मतलब हम उसका यूज़ उसका उपयोग कम कर रहे हैं। तो बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, हम मतलब संसाधनों का वो नहीं कर रहे ना, हद से ज़्यादा शोषण नहीं कर रहे। उसकी सप्लाई ज़्यादा है और हम उपयोग कम कर रहे हैं। मांग का मतलब है उपयोग करना और पूर्ति का मतलब है उसकी सप्लाई करना जो नेचर हमें दे रहा है। तो ये तो अच्छी बात है, हम उपयोग उसका हद से ज़्यादा नहीं कर रहे। यहाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तब होता है जब जीवन स्तर की गति धीमी होती है। जब जीवन स्तर की गति धीमी होती है तो बेटा ये सिचुएशन होती है। और यहाँ पे नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ओके है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके है बिल्कुल। अच्छा जी, लेकिन जब भाई जीवन स्तर की गति क्या होती है? जब जीवन स्तर की गति तेज हो जाती है तो भाई ये सिनेरियो क्रिएट हो जाता है।
जब जीवन स्तर की गति कम होगी तो ये, जब जीवन स्तर की गति ज़्यादा होगी तो ये। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, अबे भाई ये जीवन स्तर की गति क्या होती है? पहले तो ये समझ में आना चाहिए ना कि जीवन भाग रहा है क्या हमारा। हाँ, जीवन भाग रहा है हमारा, वही यहाँ भाई जीवन स्तर की गति का मतलब क्या है भाई? गति का मतलब क्या होता है? भागना। क्या आप कितनी तेज से भाग रहे हो? तो जीवन स्तर की गति का यही तो मतलब है कि आपका जीवन जल्दी भाग रहा है या तेज भाग रहा है। तो यहाँ पे बेटा जीवन स्तर की गति तेज भागने का ये मतलब है, सबसे पहले तो औद्योगिकरण। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है औद्योगिकरण। देख लेना कैसे लिखते हैं। नई नई इंडस्ट्रीज़ का खुलना क्या कहलाता है? नई नई इंडस्ट्री का खुलना औद्योगिकरण कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा आप यहाँ पे लिख लीजिए नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब क्या होता है? नगरीकरण का मतलब होता है शहरों का बसना। ठीक है, जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शहरों की तरफ बसते हैं उसको नगरीकरण कहते हैं। तो ये जब ये बेटा जब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खुलती हैं तो भाई जब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खुलती हैं पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगी से भी हो सकती है। पॉपुलेशन डिक्रीज़ से क्या होगा? नहीं यार, पहले ज़रा कॉन्सेप्ट समझिए। औद्योगिकरण और नगरीकरण इसका मतलब क्या है? जब भाई ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों का निर्माण होता है, तो जब उद्योग खुलने हैं तो भाई उनको संसाधन भी चाहिए। भाई अभी हमने पढ़ा था पर्यावरण का काम क्या है? संसाधन उपलब्ध कराना उत्पादन के लिए, और वो कौन यूज़ करता है? इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं। और जब ज़्यादा से ज़्यादा नगरीकरण होता है, शहरों की तरफ लोग बसते हैं, तो भाई हम क्या करते हैं? पूरे दिन भर क्या करते हैं? संसाधनों का यूज़ करते हैं और क्या करते हैं? तो जब बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जब ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो होता क्या है? संसाधनों का शोषण ज़्यादा होने लगता है। लोग संसाधनों का यूज़, संसाधनों का उपयोग हद से ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो फिर क्या होता है? जब इन दोनों रीज़न की वजह से ये वाला सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, मांग ज़्यादा हो जाती है और पूर्ति कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से पर्यावरण डिसबैलेंस हो गया। भाई बैलेंस कब रहता? बैलेंस तब रहता जब मांग पूर्ति बराबर है, सबसे बढ़िया होता इक्विलिब्रियम का पॉइंट, मांग और पूर्ति दोनों बराबर है, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होता। अगर मांग पूर्ति बराबर है कोई दिक्कत नहीं, मांग कम है पूर्ति से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब संसाधनों की मांग ज़्यादा हो जाएगी पूर्ति से, ऐसा तो होता है इन रीज़न की वजह से, तो भाई इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम जो है बेसिकली क्या कहते हैं? इस चीज़ को बेसिकली हम जो है पर्यावरण की अवनति जो है ये कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा जाता है कि ये सेम ऐसे ही आएगा, के पर्यावरण की मांग पूर्ति का प्रलोभन जो है ये इसका क्या मतलब होता है ये समझाइए। तो इस पूरे मुद्दे के अंदर आपको जितनी हमने यहाँ पे बातें बताई हैं कि भाई जब संसाधनों की मांग और पूर्ति बराबर होती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब मांग पूर्ति बराबर होती है तब कोई दिक्कत नहीं है। जब मांग कम होती है पूर्ति से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब जीवन स्तर की जो गति होती है वो धीमी होती है और संसाधनों का जो शोषण है, संसाधनों का जो शोषण है वो कम होता है, तो इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है आपके पास। दिक्कत कहाँ पे आती है? जब ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकरण, ज़्यादा से ज़्यादा नगरीकरण होता है तो भाई फिर डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। ऐसा तब होता है जब जीवन स्तर की जो गति है वो तेज़ होती है, इन दो रीज़न की वजह से, और इसी चीज़ को पर्यावरण की अवनति कहते हैं। तो अभी हमने बेटा यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है आज की क्लास में। ये सब हॉट से टॉपिक हैं और अभी भी 3-4 टॉपिक और बचे हुए हैं इसके अंदर हॉट्स, जो हम अगली कक्षा में चलो पढ़ ही लेते हैं, छोटे हैं, अभी तो टाइम बचा है, इसी को यहीं पे कर लेते हैं आज। तो ये आपको ज़रा ध्यान से समझना है ये सब क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा अगले कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। 2 मुद्दे हो रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए जी, सबसे पहला जो छोटी कक्षा से हम पढ़ते आ रहे हैं इसको कहते हैं ओजोन अवक्षय। ओजोन अवक्षय जो है क्या होता है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेड है, एग्ज़ाम में आता ही आता है।
ओजोन डिप्लीशन 10th क्लास से साइंस में पढ़ते आ रहे हैं कि भाई होता क्या है, सूरज जो होता है, सूरज जो होता है, सूरज से आती हैं भाई किरणें, ठीक है, सूरज से क्या आती है, किरणें। तो सूरज से जो किरणें आती हैं ये है जी मानव। तो सूरज से जो किरणें आती हैं, तो किरणें जो आ रही हैं, किरणें जो आ रही हैं, होता क्या है, एक लेयर है, क्या है, एक लेयर है, लेयर हम यहाँ लिख देते हैं, एक लेयर है जो कि क्या कर रही है, जो कि जो सूरज से जो डायरेक्ट किरणें आ रही हैं वो मानव पे डायरेक्ट पड़ने से रोकती हैं। सूरज से बेटा दो तरीके की किरणें, एक जो खतरनाक किरणें होती हैं इसको जो है पराबैंगनी किरणें कहते हैं, पराबैंगनी। अब पराबैंगनी कैसे लिखते हैं यार, पराबैंगनी, एक मिनट रुको ज़रा, ये हिंदी ख़राब हो जा रही है यार मेरी, पैराबैंगनी हो गया ये तो, एक मिनट रुको यार ज़रा, पराबैंगनी, पैरा हो गया ये तो, एक मिनट रुको, पराबैंगनी, बैगनी कैसे लिखेंगे बे, बैगनी। सूरज से क्या होता है, सूरज से जो है कुछ खतरनाक किरणें निकलती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम जो है पराबैंगनी किरणें कहते हैं, ठीक है जी। अगर ये पराबैंगनी किरणें मानव पे अगर डायरेक्ट पड़ जाएं, मानव पे अगर डायरेक्ट पड़ जाएं तो मानव को कई सारी बीमारियों का, स्किन से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो एक ऐसी लेयर है जो हमें सूरज से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उससे हमें क्या करती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, उससे हमें जो है सुरक्षा प्रदान करती है। ये लेयर जिसको ओजोन लेयर कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं, ठीक है, अभी ओजोन अफशे नहीं बता रहा, ओजोन लेयर कहते हैं। वो लेयर जो सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को मानव पे डायरेक्ट पड़ने से रोकती हैं, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट पड़ेगी तो मानव को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक स्किन कैंसर, बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमें जो है फेस करनी पड़ जाएंगी। तो भाई ये तो लेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर ये क्या कहते हैं, अगर ये लेयर हट गई तो भाई फिर तो मानव को दिक्कत होगी, फिर तो प्रॉब्लम एरिया है। लेकिन हम क्या, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं भाई, जी लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बिना लेयर के जी लेगा भाई। हम क्या करते हैं, हम इस लेयर की ऐसी की तैसी कर रहे हैं कि सूरज से पराबैंगनी किरणें सीधा हम पे पड़, लेयर से मत टकरा, हमारे शरीर से टकरा, हमें तेरी ज़रूरत है। हम क्या कर रहे हैं, हम इस लेयर की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। कैसे, ये लेयर बेटा, अब हम पढ़ रहे हैं ओजोन अफशे क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन। ये लेयर ख़त्म कैसे होती है, अब ज़रा ये समझिए। ये जो लेयर है, हम अपनी डेली लाइफ के अंदर जितने भी ऐसे इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं जिससे ठंडक होती है, ध्यान से समझिए क्या कह रहा हूँ, हम अपनी डेली लाइफ के अंदर जितने भी ऐसे इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जो ठंडक का काम करते हैं, जैसे कि भाई रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ठीक है, रेफ्रिजरेटर हम लिखते हैं यहाँ पे, रेफ्रिजरेटर। दूसरा क्या है, दूसरा जो है बेटा एयर कंडीशनर, फ्रिज और एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये दोनों इसी को ही कहते हैं। मैंने बोला है ऐसे सभी इक्विपमेंट जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं और ये ठंडक पहुंचाते हैं, क्या करते हैं, और ये ठंडक पहुंचाते हैं। ऐसे सभी इक्विपमेंट जो हम यूज़ करते हैं और ठंडक पहुंचाते हैं, जब हम बेटा इसका उपयोग करते हैं, जब हम इसका उपयोग करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, गर्मी के टाइम में तो आजकल देख लो भाई, एसी जिनके लगा होता है, लगा ही चले ही जा रहा है, सुबह से लेके रात तक चले ही जा रहा है, गर्मी इतनी हो रही है पहली बात तो भाई होता क्या है, जब हम इसका उपयोग करते हैं तो इनका उपयोग करने से इन इक्विपमेंट से एक कार्बन निकलता है जिसको क्या कहते हैं, जिसको जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम जो है क्लोरोफ्लोरो
कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब हम इन इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं ठंडक वाले, तो इन इक्विपमेंट को यूज़ करने से इनमें से जो कार्बन निकलता है उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस लेयर को क्या कर रहा है, इस लेयर को जो है ख़त्म कर रहा है। इस लेयर को क्या कर रहा है, इस लेयर को ख़त्म कर रहा है। और इस लेयर का ख़त्म होना ही क्या कहलाता है, इस लेयर का ख़त्म होना ही ओजोन डिप्लीशन कहलाता है, या हिंदी में इसको जो है ओजोन अवक्षय के नाम से जानते हैं। तो शॉर्ट नोट इस पे बहुत बारी आता है कि ओजोन डिप्लीशन क्या होता है। और इसका मतलब ये है कि भाई एक सुरक्षा का स्तर, एक लेयर है जो कि सूरज से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, जो मानव पे अगर प्रत्यक्ष रूप से अगर पड़ जाएं तो मानव को स्किन से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो एक ऐसी लेयर है, एक ऐसी सुरक्षा का स्तर है जो कि डायरेक्ट सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को हमारे तक आने से रोकता है। लेकिन हम अपनी हरकतों से इस लेयर को ख़त्म कर रहे हैं, जिससे कि मानव को आज स्किन से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और वो हरकत क्या है, ऐसे इक्विपमेंट जो ठंडक पहुंचाते हैं उनका उपयोग करने से क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसमें से निकलता है, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस लेयर को ख़त्म कर रहा है। और इस लेयर का ख़त्म होना ही क्या कहलाता है, इस लेयर का ख़त्म होना ही ओजोन अवक्षय कहलाता है। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये टॉपिक रिपीटेड है, एग्ज़ाम में आता ही आता है। एक लास्ट टॉपिक के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, उसके बाद जो है ख़त्म करते हैं इसको। लास्ट मुद्दे का नाम है बेटा ग्लोबल अभी ख़त्म नहीं हुआ बेटा ये चैप्टर, ठीक है, अभी बचा है इसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या दिक्कत है, अब इसको समझिए। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है ये क्या होता है बेटा, आज की क्लास में हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, आप ये ना सोचो इस चैप्टर से ये आएगा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये नहीं आने का इस चैप्टर में से कि भाई जल प्रदूषण, छठी क्लास में आता था जल प्रदूषण क्या होता है उसके कारण बताइए, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है उसके कारण बताइए, ये कुछ नहीं आना है इस चैप्टर से। आज हमने इस क्लास के अंदर जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपने जितनी भी बार पेपर दोगे यही टॉपिक रिपीटेड है। एक दो क्वेश्चन और हैं, इसके अलावा वो हम अगली कक्षा में कर लेंगे। फ़िलहाल अभी हम इसको देखते हैं। अब ये ग्लोबल वार्मिंग जो है, अब ये क्या होता है देखिए जी ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, ये जो है दो रीज़न की वजह से होता है बेटा, बड़े ध्यान से समझेंगे एक स्टोरी टाइप। ग्लोबल वार्मिंग जो है दो रीज़न की वजह से होता है। पहला जो है ये है पर्यावरण प्रदूषण, जब हम इन्वायरमेंट को क्या करते हैं क्या कहते हैं, एक तो पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है जी, इन्वायरमेंट जब पॉल्यूटेड करते हैं, एक तो ये, और दूसरा जो है बेटा इसको कहते हैं वन उन्मूलन। वन उन्मूलन का मतलब होता है पेड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा कटाव। क्या होता है इसका मतलब, पेड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा कटाव वन उन्मूलन कहलाता है। ठीक है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड, इन दो रीज़न की हम ग्लोबल वार्मिंग को समझ रहे हैं, तो पहले ध्यान से समझेंगे। मैंने बोला ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली क्या है, इन दो रीज़न की वजह से होता है। इनके जो कारण है ना, कारण वो बेसिकली पर्यावरण प्रदूषण और वन उन्मूलन है। इन दोनों रीज़न की वजह से क्या हो रहा है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, तो इन दोनों रीज़न की वजह से क्या हो रहा है बेटा, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। विश्व का जो तापमान है, विश्व का जो तापमान है, विश्व का तापमान में लगातार, विश्व के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। विश्व के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। टेम्परेचर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। क्वेश्चन ये है, तो बढ़ रहा है तो दिक्कत क्या है, बढ़ने दो, उससे क्या दिक्कत हो रही है, बढ़ रहा है तो 40 हो, 45 हो, 50 हो, 60 हो, होने दो, दिक्कत क्या आ रही है। अब ज़रा समझिए, अगर बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से
क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बर्फ़ पिघलेगी। क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बर्फ़ जो है वो पिघलेगी। ठीक है, बर्फ़ पिघलेगी क्योंकि भाई टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। और अगर बर्फ़ पिघलेगी तो पिघल कर क्या बनेगी? पिघल कर पानी बनेगी। और क्या है? और पानी बन के कहाँ जाएगी? पानी बन के समुंदर में जाएगी। ठीक है भाई, पानी बनकर बर्फ़ पिघलेगी और पानी बनकर कहाँ जाएगी? पानी बनकर समुंदर में जाएगी। अब एज अ रिज़ल्ट क्या होगा? जब पानी बनकर समुंदर में जाएगी, समुंदर में पहले ही पानी है और बर्फ़ मेल्ट होके कहाँ पे आ रही है? समुंदर में आ रहा है पानी बनकर। तो समुंदर में तो पहले ही पानी है और पानी आ गया, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से समुद्र का जल स्तर जो है, समुद्र का जल स्तर जो है उसमें वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि भाई पहले भी पानी था और पानी पिघल के आ गया। अच्छा जी, ठीक है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है तो क्या दिक्कत है? होने दो। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है तो दिक्कत क्या आ रही है? बढ़ने दो। जब समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो बेटा हमारा जो इकोसिस्टम है, हमने क्लास 10th के अंदर, आपने 8th के अंदर, 6th के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर भी आप पढ़ते होंगे। होता क्या है बेटा? जैसे वहाँ पे एक डायग्राम के अंदर दिखाया जाता है, जैसे सूरज है, ठीक है, बादल होते हैं, फिर आपको एक डायग्राम होता है, जैसे पहले बारिश होती है, बारिश जो होती है समुंदर में पड़ता है। ठीक है, जैसे हम ऐसे पढ़ते थे, बारिश होती है समुंदर में पड़ता है, वो भाप बन के फिर जाता है, फिर समुंदर बढ़ता है। ऐसा एक डायग्राम हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था। तो ये इस चीज़ को क्या कहते हैं? इस चीज़ को इकोसिस्टम कहते हैं हम। क्या कहते हैं इस चीज़ को हम? इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट नेचुरली सब कुछ क्या करता है? नेचुरली जो है सब कुछ करता रहता है। पहले भाई पानी भाप बनकर बादल बनता है, फिर बारिश होती है, फिर ये सब चीज़ हमने पढ़ी थी छोटी क्लासों के अंदर। इस चीज़ को इकोसिस्टम कहते हैं। और हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में जो है पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं बेटा इसको। तो इससे क्या होता है? जब समुद्र का जल स्तर में वृद्धि होती है तो इससे हमारा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है। तो हिंदी में इसको कहते हैं, इससे पारिस्थितिक संतुलन में खतरा उत्पन्न होता है। खतरा उत्पन्न होता है। क्योंकि भाई खतरा क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि बेटा पहले नेचर जो है सब कुछ अपने अकॉर्डिंगली कर रहा था, जितना पानी था, जितना हवा थी, जितनी भाप थी, उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ चल रहा था। अब भाई अब आप बर्फ़ पिघले ही जा रही है, पानी बन के समुंदर में आया जा रहा है, तो भाई इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा ना। कि हो क्या रहा है? पानी छोड़ कौन रहा है भाई? एक पर्यावरण भी तो यही सोचेगा कि पानी कहाँ से आ रहा है भाई, कौन पानी डाल रहा है? पर्यावरण भी यही सोचेगा। तो इससे हमारा जो, इसको क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। ये हमारा इकोसिस्टम है। तो इससे हमारा इकोसिस्टम जो है डिसबैलेंस हो जाएगा। और जब इकोसिस्टम डिसबैलेंस होता है तो भाई फिर जो है क्या होता है? फिर बेटा प्राकृतिक आपदाएं, फिर हमको जो है प्राकृतिक आपदाएं हमको जो है बेटा देखने के लिए मिलती हैं। प्राकृतिक आपदाएं लाइक बाढ़ मान लीजिए, बादल का फटना मान लीजिए, बहुत सारी चीज़ें बेटा। बाढ़ है, बादल का फटना है, बारिश अंधाधुंध बारिश होए जा रही है, रुक ही नहीं रही है। ठीक है, जिस दिन तुमने वो उत्तराखंड की तबाही देखा आपने, ठीक है, क्या कहते हैं, उत्तराखंड की 2013 में आई थी बेटा। आज कोई भूल ही नहीं सकता उस तबाही को। अगर आपको याद हो, अगर आप रहते हो कुछ अपडेट वगैरह, 2013 में आई थी जब केदारनाथ के अंदर हुई थी। ठीक है, जब वहाँ पे बहुत सारे या बंदे जाते हैं जब केदारनाथ, जब उनके खुलते हैं तब, लेकिन इतनी तबाही आई थी बेटा, पानी ने सब कुछ डुबा दिया। तो वो सब क्या हुआ? इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो गया। और जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ऐसी चीज़ें जब घटित होती हैं, तो वो किसको फेस करनी पड़ती है? वो जो है बेटा मानव को ही फेस करनी पड़ती है। ये जो है इससे क्या है? इससे जो है मानव के जीवन को, इससे मानव के जीवन को खतरा है, सीधा ऊपर ही पहुंच जाएगा और क्या होगा। और मानव के जीवन को खतरा है और गरीब देश इसको सबसे पहले भुगतते हैं।
क्या है, गरीब देश जो है, गरीब देश इससे सबसे पहले जो है, गरीब देशों को सबसे पहले जो है इससे गुजरना पड़ता है। ये बेटा बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। ये जो स्टोरी हमने ऊपर से पढ़ी है दोबारा से समझ लीजिए क्या है। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग। हमने बोला कि जब हम इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूटेड करेंगे और अंधाधुंध पेड़ काटेंगे तो इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, विश्व का तापमान हद से ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तो भाई अगर विश्व का तापमान बढ़ रहा है तो दिक्कत क्या है, बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए। बढ़ने से बेटा बर्फ़ पिघलेगी, बर्फ़ पिघल के पानी बनकर समुंदर में आएगी, समुंदर में ऑलरेडी पानी था और बर्फ़ पिघल के आ गई तो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। तो ठीक है, समुद्र का जल स्तर बढ़ गया तो दिक्कत क्या है, समुद्र का जल स्तर अगर बढ़ गया तो हमारा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। हमारा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो गया तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, बादल फटना, बारिश, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं जिससे मानव के जीवन को खतरा होता है और गरीब देश इससे सबसे पहले जो है गरीब देशों को इसका भुगतान करना पड़ता है। इसी को ही भाई ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये दोनों टॉपिक हॉट से टॉपिक है, रिपीटेड है, 1000 बारी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन अफशे, और आज की क्लास में हमने जितने भी पढ़े हैं, एक कॉन्सेप्ट और है, ठीक है, वो तो हम अगली कक्षा में पढ़ लेंगे। बट आज की क्लास अगर आपने ले ली है तो आपका वसूल हो चुका है, ठीक है। आपके जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी में से आएगा, इस बात का तय है। इससे बाहर जो है इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आने वाला है।